दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं पावर ट्रांसफार्मर के लॉसेस कम कैसे किए जाएं। देखिए, ट्रांसफार्मर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पावर एम्पलीफायर को पावर अप करने के लिए। और इस ट्रांसफार्मर में एक प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी हीटिंग की। तो ये प्रॉब्लम हम कैसे दूर कर सकते हैं और अच्छा इफ़िशिएंट ट्रांसफार्मर कैसे बना सकते हैं, ये वीडियो आज उसी के ऊपर है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में मेन पार्ट आपको कोर और वाइंडिंग, ये कोर होती है और वाइंडिंग होती है, बस दो ही मेन पार्ट है। इसी के ऊपर ये ट्रांसफार्मर पूरा बना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं और उन्हें कम कैसे किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में लॉस दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉपर लॉस होता है और दूसरा आयरन लॉस होता है। ये मेन लॉस जो ट्रांसफार्मर में होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपर लॉस को कैसे कम कर दिया जाए। कॉपर लॉस वो होता है जिसमें वाइंडिंग में यूज़ होने वाला तार जो होता है उसका रजिस्टेंस की वजह से, अगर आपने घटिया तार यूज़ किया, मतलब सस्ती क्वालिटी का तार ले रखा है जिसमें मिलावट ज़्यादा है, तो ऐसे तार का रजिस्टेंस ज़्यादा होगा और आप ऐसे तार का यूज़ करके वाइंडिंग करेंगे तो आपके वाइंडिंग वायर के रजिस्टेंस के ही कारण इसमें लॉस होगा और वो वाइंडिंग हीट होगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको एक बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का कॉपर वायर यूज़ करना होगा, जिससे कि आपका कॉपर लॉस मिनिमाइज हो सके। और कॉपर लॉस तभी होता है जब ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड दिया जाता है। अगर ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड नहीं है तो कॉपर लॉस नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं आयरन लॉस की। तो आयरन लॉस यही एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप कम से कम करके एक इफ़िशिएंट ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। तो देखिए, आयरन लॉस में भी दो टाइप के लॉस है, एक हिस्टेरिस लॉस है, दूसरा एडी करंट लॉस है। अब डिटेल में देखते हैं हिस्टेरिसिस लॉस क्या है और एडी करंट लॉस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हिस्टेरिस लॉस। एक्चुअली इसको समझने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझना होगा। ये स्क्रू ड्राइवर है और इसके ऊपर कुछ तार लपेटे जाएंगे। फिलहाल ये मैग्नेट, इसमें मैग्नेटिक का कोई भी गुण नहीं है, ये ब्लेड को बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। देखिए, इसमें किसी भी तरीके का मैग्नेटिज्म नहीं है। अब स्क्रू ड्राइवर के टिप पर हमें मैग्नेटिज्म क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम एक कॉपर वायर, 37 गेज का ये कॉपर वायर मैंने लिया है और इसे मैं स्क्रू ड्राइवर के टिप पर मैक्सिमम इतना टर्न्स लपेट दूंगा कि ये 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देने पर ये उसे सस्टेन कर सके। तो लगभग मैं इसमें 100 टर्न के आसपास लपेट देता हूँ। तो हमने यहाँ पर ये वाइंडिंग कंप्लीट कर ली है और इसके साथ ये दो क्रोकोडाइल पिन लगा रखी है ताकि इसे सप्लाई सोर्स से जोड़ा जा सके। फिलहाल इस स्क्रू ड्राइवर में किसी भी तरीके का कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, इसीलिए ब्लेड इस पर नहीं चिपक रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको सप्लाई देने से इसमें कैसे मैग्नेटिज्म तैयार होता है। तो सप्लाई देने के लिए हम ये 12 वोल्ट सप्लाई का ये कनेक्टर्स है और इसको मैं जैसे ही सप्लाई देता हूँ, इसे कनेक्ट करते ही स्क्रू ड्राइवर की टिप में मैग्नेटिज्म बन चुका है और देखिए ब्लेड इसके ऊपर अट्रैक्ट हो रही है। और जैसे ही मैं सप्लाई हटा देता हूँ लेकिन फिर भी मैग्नेटिज्म बरकरार रहता है। देखिए, कुछ देर तक मैग्नेटिज्म है, वीक हो चुका है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिज्म बचा हुआ है। इसे ही कहा जाता है रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म और यही वो कारण है हिस्टेरिसिस लॉस का। जी हाँ, जैसे ही आप, चलिए इसको हम पावर सप्लाई के उसके साथ समझते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एसी सप्लाई इस टाइप से पॉजिटिव और निगेटिव में बदलता रहता है। तो ये हमारा कोर है, ये ई कोर हम इसे मान लेते हैं और ये हमारा सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए, जैसे ही पॉजिटिव पल्स है, ये पॉजिटिव पल्स है, तो हमारा मान लेते हैं कि ई कोर में मैग्नेटिज्म इस टाइप से बन रहा है। एक साइड नॉर्थ है, दूसरे साइड में साउथ पोल बन रहा है। लेकिन जैसे ही सप्लाई जीरो पे आता है तो इसमें मैग्नेटिज्म बचा रह जाता है, जैसा कि आपने स्क्रू ड्राइवर टिप में देखा था। और उसके बाद जब सप्लाई की पोलरिटी चेंज होती है तो यहाँ साउथ और यहाँ पर नॉर्थ, यानी कि पोल की पोजीशन, जो मैग्नेटिज्म के पोल है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है और मैग्नेटिज्म जो बचा हुआ था उसको ख़त्म करते हुए ये पोजीशन चेंज होती है। और इस बचे हुए मैग्नेटिज्म को जो ख़त्म करने में लॉस हो रहा है वही है
हिस्टेरिसिस लॉस। तो देखिए यहाँ पर हर एक पल्स के साथ यही समस्या होती जाएगी, मैग्नेटिज्म बसता जाएगा और उसको पोलैरिटी हर पल्स के साथ चेंज होती चली जाएगी। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हिस्टेरिसिस लॉस उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो ये लॉस को आप कम कर सकते हैं CRGO कोर लगाकर। जी हाँ, CRGO कोर ऐसा कोर होता है कि जिसमें मैग्नेटिज्म जो बच जाता है उसके बचने का जो प्रमाण है वो कम से कम होता है। इस वजह से CRGO कोर में हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाता है। तो ये कोर बहुत ही बेहतरीन है। अब बात करते हैं एडी करंट लॉस की। तो एडी करंट लॉस क्या होता है और इसे कम कैसे किया जाए? तो देखिए हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर इस टाइप से होता है। प्राइमरी वाइंडिंग एक साइड होती है और दूसरे साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और बीच में कोर होती है। तो जैसे ही आप प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्रिएट होता है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग से एक बदलता हुआ फ्लक्स क्रिएट होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है और वो उसमें वोल्टेज क्रिएट करता है। लेकिन यही फ्लक्स जो हमारी आयरन कोर होती है उसको भी कट करता रहता है। इस वजह से आयरन कोर में भी वोल्टेज पैदा होता रहे। अब ये वोल्टेज कहीं से आप उसे तो लेते, लोड तो देते नहीं, लोड तो आप केवल सेकेंडरी वाइंडिंग पर दे रहे हैं और कोर के ऊपर तो किसी भी तरीके का लोड नहीं दिया जाता, कोर से कोई वोल्टेज नहीं ली जाती। इसीलिए वो वोल्टेज कोर में ही शॉर्ट सर्किट हो जाती है, क्योंकि कोर आपस में शॉर्ट टाइप होती है, मतलब एक शंट टाइप होती है और जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में होती है। तो इस वजह से एडी करंट मतलब कोर के अंदर फ्लो होता रहता है और कोर उसकी वजह से हीट होती है और ये हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपकी बॉबिन को ये पिघला सकती है और नतीजा वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है। तो ये एडी करंट लॉस कम करने के लिए आपको करना ये होगा कि पतली आयरन कोर यूज़ करनी होगी, यानी कि जितनी पतली आप आयरन कोर यूज़ करेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा और यहाँ पर आपको एडी करंट लॉस कम होंगे। इसके अलावा जब भी आप बॉबिन में कोर अगर फिल करते हैं तो आप हर एक कोर के ऊपर अगर वार्निश लगाकर बॉबिन के अंदर कोर फिल करते हैं तो एडी करंट लॉस आपका बहुत कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको दोबारा ट्रांसफार्मर खोलने में ये वार्निश जब पूरी तरीके से सूख जाएगा तो ट्रांसफार्मर को दोबारा रिवाइंड करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस तरीके से लॉस कम होगा तो आपको ट्रांसफार्मर को दोबारा वाइंड करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस टाइप के ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम होने से ये हीट बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ आप कर सकते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। जब भी कोर को नट बोल्ट के जरिए टाइट किया जाता है तो आप इस नट बोल्ट के इसमें, यानी कि जो कोर के नट बोल्ट टाइट हो रहे हैं उस नट बोल्ट को आप कोर से इंसुलेट रखें। इसके लिए आप प्लास्टिक के वॉशर यूज़ कर सकते हैं या इस नट बोल्ट को जो कोर के अंदर में है आप वहाँ पर उसे इंसुलेटिंग टेप के जरिए इस कोर से आइसोलेट रख सकते हैं। हालांकि पूरी तरीके से नहीं होता है लेकिन फिर भी पीवीसी वॉशर और ये सब लगा देने से कुछ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इस वजह से ये जो नट बोल्ट कोर को डायरेक्टली शॉर्ट कर रहा था उसका लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है और यहाँ पर एडी करंट लॉस कम हो जाता है। आपने ऐसा अरेंजमेंट जो बहुत ही बड़ी अच्छे कंपनियों के एम्पलीफायर्स होते हैं उनके पावर ट्रांसफार्मर में आपने ऐसा अरेंजमेंट देखा होगा कि जिसमें नट बोल्ट जो होते हैं ट्रांसफार्मर के वो पीवीसी इंसुलेटिंग वॉशर यूज़ किया जाता है, ना कि आयरन वॉशर। तो ये एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो हम आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ट्रांसफार्मर के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, वाइंडिंग से लेके उसके फार्मूला से लेके और भी बहुत कुछ, जिसमें स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर, एम्पलीफायर के पावर ट्रांसफार्मर, साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर, आप किसी भी तरीके का ट्रांसफार्मर खुद डिज़ाइन कर पाएंगे क्योंकि आपके पास होगा फार्मूला। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।